अपना थर्मोडायनेमिक्स का अगला लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जो समझने वाला लेक्चर है पूरा। आज के लेक्चर में हम बेटा, अरे साइलेंट, अब बातें नहीं भाई बिल्कुल भी। हाँ तभी तो। आज हमें एक तो एंथैल्पी की स्टडी करेंगे। मैं एंथैल्पी चेंजेस की बात कर रहा हूं, चेंज ऑफ एंथैल्पी। और इसके बाद में हम देखेंगे डिफरेंट प्रोसेस के अंदर हम, हाँ बेटा है ना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यार। मैं बता रहा था आज एक तो हम क्या देखेंगे, एंथैल्पी के लिए मेन स्टडी एंथैल्पी की होगी। और उसके बाद में हम अलग अलग जो प्रोसेस होंगे उनके अंदर हम वर्क देखेंगे, वर्क की स्टडी करेंगे। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अलग अलग प्रक्रियाओं में किया गया कार्य। जैसे आइसोथर्मल में जो वर्क होता है वो क्या होता है, इसी तरह एडियाबेटिक में जो वर्क होगा वो क्या होगा, ये पढ़ेंगे हम आज। ठीक है ना। तो आज देखते हैं कितना होता है ना। हाँ कोशिश करेंगे इसको। नहीं पूरा तो कहाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ थर्मो भाई। चलिए तो आज का देखो अपना, मैं बात कर रहा था ये है आज के। एक तो मुक्त प्रसरण और निकाय की एंथैल्पी लिख रखी है, और डिफरेंट प्रोसेस में जो वर्क है वो भी अपन स्टार्ट कर देंगे, कोशिश करेंगे आज। चलिए एक एक अपन लेते हैं। पहले अपन बात कर रहे हैं फ्री एक्सपांसन। देखो कल मेरा लास्ट जो एंडिंग में जो पॉइंट था वो मैंने तुम लोगों को क्या करवाया था, अपने डिफरेंट प्रोसेस में ही तो कर रहे थे फर्स्ट लोगो। और वहां फर्स्ट लोगो जो डिफरेंट प्रोसेस में अपन ने देखा था, तो वहां मैंने आपको अलग अलग टाइप के प्रोसेस में फर्स्ट लोग की स्टडी करवाई थी। और उस टाइम उनकी अलग अलग स्टेटमेंट अपन लोगों ने उनको देखे थे, अलग अलग स्टेटमेंट भी आए थे हमारे पास, और वो स्टेटमेंट बहुत काम के थे। मैंने कल आपको बताया भी थे, क्वेश्चन भी आते हैं उनके ऊपर। उसी को मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा। उसी में एक पॉइंट हो रहा था मुक्त प्रसरण, फ्री एक्सपांसन है। मुक्त प्रसरण या फ्री एक्सपांसन का मतलब होता है, आप ध्यान रखना, वैक्यूम में वर्क। किसमें? वैक्यूम में। मतलब कहीं भी अगर प्री एक्सपांसन वर्ड आता लिखा हुआ तो तुम समझ जाना कि वैक्यूम में हो रहा है। किसमें हो रहा है? वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब निर्वात। अब तुम जानते हो यार, वैक्यूम ही जहां पर आ गया, निर्वात ही जहां पर आ गई, तो वहां एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा वो तो जीरो हो गया भाई। अगर अपन वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में कोई बाह्य प्रेशर थोड़ा लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी होता है वैक्यूम में, वो तो जीरो होता है। तो कहीं भी अगर वैक्यूम नाम आता है तो ध्यान रखना, जो पी एक्सटर्नल होता है वो जीरो होता है बेटा वैक्यूम में। और जब हम पी एक्सटर्नल जीरो मानते हैं तो प्री एक्सपांसन जो होता है वर्क होता है वो भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा था, याद आया होगा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ऐसा लिखा था। तो जब मैं इसको जीरो कर रहा हूं तो ये पूरा वर्क जीरो ही हो गया। तो वैक्यूम में हमेशा याद रखना, चाहे मैं आइडियल गैस की बात करूं और चाहे रियल गैस की बात करूं, अगर वैक्यूम में अगर अपन वर्क की बात करते तो वहां हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? लगेगा ही नहीं। समझ गए? जीरो हो गया एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम में तो निर्वात में। तो इसको ध्यान रखना। अब अभी मैंने एक पॉइंट और बोला, मैं आइडियल गैस की बात करूं, वहां भी ध्यान रखना है। फॉर आइडियल गैस,
आइडियल गैस के लिए हमेशा याद रखना, चाहे वर्क रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल, और चाहे इरिवर्सिबल हो, कोई सा वर्क हो, उस टाइम पर जो वर्क होगा वो भी जीरो होता है, क्योंकि दोनों में पी एक्सनल तो यूज होता ही है। समझ गए? वहां भी तो पी एक्सनल तो आएगा ही, इसलिए वहां भी अभी अपन आगे पढ़ेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क आगे स्टडी करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि तुम चाहे आइडियल गैस के लिए चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल वर्क हो, कोई सा भी हो, समझ गए, वहां भी हमेशा प्री एक्सपांसन, अगर अपन बात कर दे प्री एक्सपांसन मुक्त प्रसरण, मतलब वहां पर कोई उसको प्रेशर डालने के लिए या प्रेशर लगाने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि आपको पता है निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, तो वहां तो प्रेशर तो जीरो है ही नहीं वहां प्रेशर। समझ गए? तो वहां हमेशा जो वर्क होगा वो क्या आता है? जीरो आता है, ये ध्यान रखना। इसी का नाम क्या है? मुक्त प्रसरण, प्री एक्सपांसन। तो लिख लो इसको, ये आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी अभी बात करेंगे अपन। प्री एक्सपांसन लिखो, इसमें वैक्यूम में किया गया कार्य जीरो होता है, वर्क डन इन वैक्यूम इज ऑलवेज जीरो, हमेशा ही जीरो है। रीजन लिख लेना, नीचे लिखा है इसमें, क्योंकि पी एक्सनल क्या होता है? जीरो, ये ध्यान रखना। पी एक्सनल क्या आएगा? जीरो। नीचे ये पॉइंट भी लिख लेना, आइडियल गैस के लिए चाहे वर्क रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ये लिख लेना नोट करके। आइडियल वैक्यूम की बात चल रही है, प्री एक्सपांसन की बात चल रही है, तुम कभी हर जगह ही जीरो कर दो आइडियल के लिए। मैं वैक्यूम, इन वैक्यूम लिखा, वैक्यूम निर्वात में अगर आइडियल गैस की भी बात करेंगे अगर हम, ये ध्यान रखना, मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं, मतलब प्री एक्सपांसन है, उसी की बात कर रहा हूं। वैक्यूम का तो प्री एक्सपांसन हो गया वहां गैस का, तो वहां पर भी याद रखना आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल वर्क हो, वो भी क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि पी एक्सनल तो वहां भी तो यूज होगा, इसलिए तो ध्यान रखना वहां भी। तो ये पॉइंट भी लिख लेना, निर्वात में मतलब आइडियल गैस के लिए जो वर्क होगा वो क्या होगा? चाहे उत्क्रमणीय हो चाहे अनुत्क्रमणीय वर्क हो, मतलब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। मतलब कोई वर्क नहीं होता, यह है इसका मतलब। जीरो आने का मतलब क्या हुआ? कोई वर्क नहीं होगा। समझ गए? वर्क कहां से होगा? तो पी एक्सनल तो जीरो आ रहे हैं भाई, वर्क कहां से होगा? पी एक्सनल जीरो आ गया तो वर्क कहां से आएगा? वर्क तो तभी तो होगा जब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, बिना प्रेशर वर्क थोड़ी होगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि गैस के ऊपर प्रेशर भी तो चाहिए ना। अरे भाई गैस है तो गैस के ऊपर प्रेशर लगेगा तभी तो जो बाउंड्री फंक्शन है वो क्या करेंगे, मतलब जो सिस्टम की एनर्जी है वो बाउंड्री फंक्शन के थ्रू क्या करेगी? ट्रांसफर होगी। तो वहां पर अपन प्रेशर तो लगा ही नहीं रहे, जीरो कर रहे हैं, तो फिर बाउंड्री फंक्शन का तो काम ही नहीं हुआ वहां, इसलिए ऑटोमेटिक ही जीरो हो गया। समझ गए मेरी बात को? रट्टा नहीं मारना, मैं फिर बोल रहा हूं, मीन समझना जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको अच्छे से। इसलिए वैक्यूम में किया गया कार्य हमेशा याद रखना वर्क क्या होगा? जीरो होगा। बस यही बात थी वैक्यूम के लिए, ये ध्यान में रखना तुम लोगों को। तुम्हें वैल्यू देगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन एक नाम लिख देगा अगला इन वैक्यूम, और वो वर्ड हम पढ़ते नहीं है। हम क्या करते हैं? W बराबर फॉर्मूला स्टार्ट कर देते हैं माइनस पी एक्सनल, क्योंकि तुम्हें वॉल्यूम भी देगा वहां, 10 से 2 लीटर ऐसे दे देगा अगला, इतने से इतना हुआ वॉल्यूम, अपन तो उसको निकालने लग जाते हैं। पी एक्सनल की वैल्यू लिखेंगे, वी फाइनल इनिशियल की वैल्यू लिखेंगे और वर्क निकाल लेंगे, और जो हम निकालेंगे वो ऑप्शन में दिखेगा, है ना। वहां मोटे मोटे अक्षरों में एक वर्ड होता लिखा इन वैक्यूम, निर्वात, ये भूल जाते हैं हम, या मुक्त प्रसरण, ये हम पढ़ते नहीं है, वहां लिखा होता है, क्योंकि हम जल्दीबाजी करते हैं ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं जल्दीबाजी नहीं करनी है। समझ गए? क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना आराम से। मैं जब मैंने थर्मो स्टार्ट की थी उस टाइम बोला ही था कि थर्मो का क्वेश्चन गलत होता नहीं है, अपन जबरदस्ती कर देते हैं, हम खुद ही करते हैं जबरदस्ती। रीजन यही है कि हम उसको लैंग्वेज को ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हैं, उसके अप्रोच तक पहुंचते ही नहीं है कि मैं वहां तक पहुंचूं, उससे पहले अपन स्टार्ट कर देते हैं करना। अरे यार पूरा पढ़ भाई, आगे
आराम से उसको पढ़ेगा तभी तो पता चलेगा, लेकिन नो। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कोई दिक्कत? चलिए जी, अगला अपना नेक्स्ट, इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं एंथैल्पी ऑफ सिस्टम एच की, और एच काउंटेबल नहीं होता ड्यू टू स्टेट फंक्शन। अरे यार, अभी कल ही तो बात हुई थी कि जब U काउंटेबल नहीं है तो H काउंटेबल कहां से होगा? कल बताया नहीं मैंने? जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो हमेशा चेंज के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये कल ही तो बात हुई थी, ये याद रखना है। ऐसे पॉइंट तुम याद रखा करो। पाथ फंक्शन है वो, हाँ, वो एब्सोल्यूट वैल्यू में काउंटेबल हैं, लेकिन स्टेट फंक्शन कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू में काउंटेबल नहीं होते। क्यों? स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन हमेशा स्टेट पर डिपेंड करते हैं, तो फाइनल इनिशियल वैल्यू देखी जाती है, और फाइनल इनिशियल वैल्यू देखेंगे तो वहां दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इसलिए हम उसको डेल्टा चेंज के रूप में लिखेंगे। समझ गए? इसलिए इसको बेस्ट तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच लिखूंगा, और इस डेल्टा एच लिखते इसका नाम क्या होगा? चेंज किस में कर रहे हैं अपन? एंथैल्पी में। चेंज इन एंथैल्पी या चेंज ऑफ एंथैल्पी एक ही बात है। एंथैल्पी परिवर्तन कह दो इसको अपने नाम में, एंथैल्पी परिवर्तन। मतलब एंथैल्पी बोलना तो अच्छा नहीं लगता, एंथैल्पी बोल सकते हो बट काउंटेबल नहीं। मैं बोल रहा हूं मैथमेटिकल टर्म्स में यूज करेंगे तो काउंटेबल नहीं करेंगे अपन, ये बोल रहा हूं मैं। कह दो एंथैल्पी, मना थोड़ी करता तुम्हें कोई। क्यों कहा एंथैल्पी, क्यों कहे हो? कहेंगे भाई नाम है एंथैल्पी है, समझ गए? बोलेंगे हम तो एंथैल्पी, लेकिन ये याद रखना है कि मैथमेटिकल टर्म्स जब भी यूज करेंगे तो चेंज इन एंथैल्पी बोलेंगे, न कि एंथैल्पी। आ गया समझ में? ये मैथमेटिकल टर्म से ध्यान रखना। दूसरी बात, एक बात तो ये हमें पता चल गई, दूसरी, आप अगर कोई पूछे आपसे कि यार ये एंथैल्पी क्या है, अलग अलग नाम दे देते हैं एनर्जी का अलग अलग, कभी इंटरनल एनर्जी, कभी एंथैल्पी, पता नहीं क्या क्या। याद रखना ये सिस्टम की स्टोर एनर्जी है, स्टोर एनर्जी या कंप्लीट एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैं बोल रहा हूं स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी ऑफ सिस्टम, या मैं यूं भी कह सकता हूं कंप्लीट एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी ये भी बोल सकता हूं। अब हम ये देखते हैं कि सर आपने कल तो बोला था कंप्लीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी है। आपके माइंड में मुझे पता है क्वेश्चन आया है, अगर किसी के नहीं आया है इसका मतलब उसको पता ही नहीं है कुछ। अगर ये माइंड में अगर किसी की बात नहीं आई ना, जो मैंने अभी भी बोली, कंप्लीट वर्ड लिखते अगर किसी के ये माइंड में नहीं आई कि यार इंटरनल एनर्जी भी सर ने कर बोला था कंप्लीट थी, और आज फिर लिख दिया सर ने स्टोर एनर्जी ऑफ सिस्टम या कंप्लीट एनर्जी ऑफ सिस्टम, फिर वापस लिख दिया, तो ये क्या है? रोज रोज यही कहानी, कभी इंटरनल एनर्जी को कंप्लीट बता देते हैं सर, कभी एंथैल्पी को ही कंप्लीट बता देते हैं। बिल्कुल भैया, सुनना आप कहानी, याद रखना इंटरनल एनर्जी तो रियल में ही कंप्लीट एनर्जी है सिस्टम की। ये क्या है फिर? ये रियल नहीं है क्या? ये कोई आइडियल थोड़ी है? ये रियल एक आइडियल है, ये भी है, लेकिन ध्यान रखना इसको एक अलग नाम दे दिया है, तो सिस्टम की एनर्जी कंप्लीट ही, लेकिन ये जो एनर्जी होती है ये उन एनर्जी के साथ में मतलब मिक्स एनर्जी होती है, तो इस एनर्जी को हमें काउंट करने के लिए इंटरनल एनर्जी में इसको चेंज करना पड़ेगा हर टाइम, बार बार। अब यार हम, क्योंकि एज ए इंटरनल एनर्जी है ही अपने आप में, अब अगर हम इसको बार बार इंटरनल एनर्जी में चेंज करें तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है। थोड़ा सा वर्क बार बार इंटरनल एनर्जी में चेंज करो पहले, उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम, तो ऐसा हम कर नहीं सकते। इसलिए इसको अच्छे रूप में समझाने के लिए एक वर्ड ले लिया, क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर। एक थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में बताने के लिए क्या ले लिया? एट कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट होती है उसको एंथैल्पी बोल दिया, एंथैल्पी चेंज बोल दिया। समझ गए मेरी बात को? है तो वो एनर्जी सिस्टम की एनर्जी ही है, सिस्टम की स्टोर एनर्जी ही है, बट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। समझ गए मेरी बात को?
मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर एक नियत दाब पर सिस्टम की जो हीट होगी, फिर नाम लगा गया कि सर हीट सिस्टम में कहां होती है। अरे उसको एनर्जी को ले जाने के लिए उसका वो तो है कि मोड, हाँ तो वो ले जाने के लिए तो तैयार बैठा हुआ है वही, तो वहां उसको ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ। तो मैंने उस ले जाने वाले भैया को जो ले जा रहा है उसके रूप में कह दिया मैंने उसको, भाई एनर्जी को ले तो जा ही रहा है कौन, हीट और वर्क, दोनों भाई नहीं है बेटे, हीट और वर्क किसको, उस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कि हम बैठे हैं, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आप तो मस्त रहिए, जितनी भी एनर्जी है सब मस्त रहो, हम बैठे हैं ले जाने के लिए, है ना। तो वहां जो ये बैठा हुआ है कौन, हीट, वो हीट मतलब एनर्जी को तो ले जा रहा है, तो उस एनर्जी को मैं हीट के रूप में बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये ध्यान रखना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ गई कि मेरी बात, मतलब है ऊष्मा की वह मात्रा या ऊष्मा ही मान लो अपने आप में जो एक नियत दाब पर होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज। मैं चेंज बोल रहा हूं, एंथैल्पी नहीं बोल रहा, एंथैल्पी चेंज। समझ गए मेरी बात को। इसलिए तो कंप्लीट एनर्जी, बट ये ध्यान रखना कंप्लीट को मैं एनर्जी को हीट बोल रहा हूं यहां दूसरे वर्ड में, क्योंकि ले जाने वाला वो हीट ही होगी, और ये क्या होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब पी कांस्टेंट, ध्यान रखना। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं इसकी जगह, मतलब अपने पास में जो डेल्टा एच है ये किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर, ऐसा लिख सकता हूं ना। क्यू कौन है, हीट, पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वो डेल्टा एच ही है। डेल्टा एच कौन है, एंथैल्पी चेंज, ये लिखा हुआ कायदा। समझ गए। तो अगर आपको कोई पूछे कि भैया एंथैल्पी चेंज क्या होती है, तो सिंपल सी बात बता देना कि जो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट होती है सिस्टम की हीट का मतलब वो ट्रांसफर होने वाली एनर्जी, उसकी बात कर रहा हूं, वो कौन है, एंथैल्पी चेंज है। समझ गए मेरी बात को, कोई किसी को तकलीफ नहीं है यहां तक, लिखो ये बातें। ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज, दोनों बुला रहा हूं नो टेंशन, मस्त रहिए, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी चेंज या चेंज इन एंथैल्पी। हिंदी में लिखो, नियत दाब पर निकाय की ऊष्मा, नियत दाब पर निकाय की ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन कहलाती है। नियत दाब पर निकाय की ऊष्मा क्या कहलाएगी बेटा, एंथैल्पी परिवर्तन है, ये ध्यान रखना, एंथैल्पी चेंज न कि एंथैल्पी। डेल्टा एच ये लिख लेना कोष्टक में, ध्यान में रहे। अगला पॉइंट लिखो, ये वाला लिख लो आप अब सीधा, डेल्टा एच बराबर क्यूपी, इसके नीचे जो आपने लिखा ना स्टेटमेंट, डेफिनेशन जो स्टेटमेंट जो भी है उसके नीचे लिखना डेल्टा एच बराबर क्यूपी। क्यूपी का मतलब क्या हुआ, समझ गए ना। अगर किसी को पता नहीं है क्यूपी ये कौन है, बोले नया कौन आ गया क्यूपी, भाई साहब कौन आ गए, क्यूपी का मतलब है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है इसका मतलब, और वही कौन है, डेल्टा एच है। और कल वाला क्वेश्चन किया था, याद आया होगा, लास्ट में क्वेश्चन करवाया था मैंने, वहां लिखा हुआ था क्यूपी, तो मैंने कल बोला होगा बेटा ये कल बताऊंगा, वो कल बता दिया ना, आज यही है, ठीक है ना, हाँ कि कल कब होगा, हो गया ना आज। हाँ चलिए आगे चलते हैं, ये हो गई बात, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट लिखो, ये मैंने अभी बात की थी तुमसे, कैसा, ये कौन है, मैथमेटिकल टर्म, तो लिख लो ये भी, ये एक मैथमेटिकल टर्म्स है जिसका, मैथमेटिकल टर्म है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं होता, परम मान अकेला, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं होता,
नॉट काउंटेबल। एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं होता, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, मान नहीं सकते उसको अपने एब्सोल्यूट वैल्यू को। लिख दिया होगा। अतः इसको चेंज के रूप में लिखा जाता है। अतः इसको किस में लिखेंगे अपने? चेंज, मतलब डेल्टा एच काउंटेबल होगा, ये कह रहा हूं मैं, समझ गए? किसके रूप में लिखेंगे इसको? चेंज के रूप में, डेल्टा एच के रूप में लिखेंगे। इसीलिए हम क्या लिखते हैं इसको? डेल्टा एच इज इक्वल टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, ये काउंटेबल होगा, अकेला नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? मतलब स्टेट फंक्शन है ना, नीचे भी लिख लेना ये पॉइंट, नीचे वो लिखो एक पॉइंट, क्या ये एक स्टेट फंक्शन है, ये ध्यान में रहे तुम्हें कि हाँ इसीलिए नहीं हो रहा। क्या ये स्टेट फंक्शन, सीधा लिख लो, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेट फंक्शन बस हो गया। हाँ ध्यान में रहे, ये क्या है? स्टेट फंक्शन। अगर मैं पूछूं मोनिका, हाँ बेटा यू स्टैंड अप, हाँ तो ये बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव है, अच्छा वेरी गुड, शाबाश। एक्सटेंसिव है ना ये, बताना खड़ी हो गई। एक्सटेंसिव है ना ये, इंटेंसिव है पक्का? अच्छा हाँ बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव है, तीनों ने इंटेंसिव बताया। हाँ बेटा हेलो, कौन सी प्रॉपर्टी है? कोई नहीं बोलेगा। ये प्रॉपर्टी पूछ रहा हूं, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, दो ही नाम है, इन तीनों ने बताया है इंटेंसिव, मैं कह रहा हूं एक्सटेंसिव है पक्का। अरे मैं कह रहा हूं एक्सटेंसिव तो बोलो, आप चारों एक ही वर्ड बोल रहे हो। हाँ बेटा हाँ, इंटेंसिव, अरे यार भाई एक्सटेंसिव तो बोल। हाँ बेटा हाँ, है चेंज हो रहा है इसलिए इंटेंसिव हो गया ये। अच्छा हाँ बेटा, पास वाले टोपी वाले भैया, इंटेंसिव है। हाँ हाँ भाई, हाँ मेरे गांव वाली, हाँ हाँ बेटा एक्सटेंसिव, वेरी गुड बेटा, थैंक यू, बैठ जाओ। बेटा मैंने बोला भी था, मैंने क्या बोला था कि एंथैल्पी एनर्जी जितनी भी होती है सब एक्सटेंसिव होती है, तुम पढ़ा करो यार, है ना? हाँ मैंने ये वर्ड नहीं बोला पढ़ाते टाइम पे कि सारी एनर्जी होती है, सभी एंथैल्पीज होती है, वो कौन होती है? तो तुम इंटेंसिव कैसे बोल रहे हो? जरा बताना मुझे, जरा एक्सप्लेन करना, तुमने इंटेंसिव कैसे बोला, आपने कैसे बोला बेटा, जरा मुझे एक्सप्लेन करना। अरे बातें नहीं, आपने इंटेंसिव बोला, किस बेस पे बोला? आपने क्या फॉलो किया कि आपने इंटेंसिव बोल दिया? अच्छा सिस्टम के अंदर होती, इसका मतलब इंटेंसिव हो गया है? अरे यार पढ़ो बेटा, मैंने इसके ऊपर, अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, एक्सटेंसिव इंटेंसिव पे पूरा एक लेक्चर लिया था मैंने, जबकि मैंने कहा था डेफिनेशन है, फिर भी मैंने पूरा समझाया था, पूरा एक लेक्चर पढ़ना शुरू वाला, फिर भी तुम सारे लोग गलत बता रहे हो। मैंने ये बोला था बेटा, एनर्जी वर्ड कभी भी लाइफ में आ जाए, एंथैल्पी एनर्जी कभी भी, वो एक्सटेंसिव होता, मैंने बार बार जोर दे दे के बोला था, नहीं बोला? बोला तो फिर थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो कि सर ने एक ही वर्ड में खत्म कर दी थी एनर्जी की बात, कि एनर्जी कहीं भी तुम्हें नाम दिख जाए, ये क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट एनर्जी। यार एनर्जी लिखा हुआ है, फिर भी तुम इंटेंसिव बोल रहे हो, शर्म आने की बात है। क्वेश्चन भी करवाए मैंने इसके, करवाए थे ना, फिर भी गलत बता रहे हो। अरे यार थोड़ा ध्यान रखा करो, बैठ जाओ। याद रखना कभी भी एंथैल्पी वर्ड आता है, एनर्जी वर्ड आ जाता है, याद रखना हमेशा एक्सटेंसिव होता है, मैंने बार बार बोला है। मैंने ये बोला था कि अगर उसमें परमोल आ जाए तब वो इंटेंसिव होती है, मैंने ये बोला था, क्या बोला था? हाँ
कि अगर मोलर वर्ड जुड़ जाए या परमोल आ जाए तब वो एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बन जाती है। ये बोला था मैंने। परमोल का मतलब समझ गए ना, दो एक्सटेंसिव का रेशियो हो गया, और दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव कहलाता है। तो तुम यार मेरी क्लास दोबारा ले लेना, पहली क्लास में सारी बातें कर रखी है, दोबारा लेना उसको, मोबाइल अगर है तो। पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें स्टार्टिंग के अंदर पूरा लिखा रखा मैंने यहां तक बोला था कि बेटा ये दोनों बातें समझना, जबकि बुक में ओनली डेफिनेशन लिखी है, एक केवल 5-4 लाइन में सीमित है ये, जबकि मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से, और फिर भी तुमने गलत कर दिया। एंथैल्पी, फिर बोल रहा हूं मैं, एंथैल्पी एनर्जी से रिलेट कोई भी वर्ड है दुनिया में कभी भी एक्सटेंसिव कर देना आंख बंद करके, लेकिन आंख बंद करके तभी जब उसमें परमोल नहीं लिखा हुआ हो। हाँ, परमोल लिखा हुआ जाए, परमोल एंथैल्पी चेंज, सर ने तो बोला था एंथैल्पी, बोले कर दो है एक्सटेंसिव, अरे परमोल भी लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए वो इंटेंसिव हो गया वहां। मैंने बोला था ना शब्दों का फेरबदल है बेटा। हाँ, ये थर्मो है ही शब्दों का फेरबदल। इसमें शब्द तुम्हारे समझ में आ गया तो बेड़ा पार है, शब्द नहीं आए तो तुम जानते ही हो। अब तुम्हें एक खुशखबरी और दे देता हूं मैं, बता दिया क्या? बताऊं? चलो सुन लो। तुम्हें अपन केमिस्ट्री की बात करें, सुनना ध्यान से, सुनो पहले, बातें नहीं बिल्कुल भी, हमेशा याद रखना। अभी हमेशा का मतलब जब तक एग्जाम देंगे तब तक तो याद रखना ही है। हाँ, ध्यान रखना। एक तो इनऑर्गेनिक फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं, जो तुम्हें यूं लग रहा था कि हट गया, वो हटा नहीं है, रह गया है ना। क्योंकि 12th में पी ब्लॉक को हटा दिया गया था, लेकिन पूरा पी ब्लॉक है नीट के सिलेबस में, याद रखना। और बता दूं मैं तुम्हें, हटने वाला लिख रहा हूं यहां, एस ब्लॉक हट चुका। इनऑर्गेनिक में बता रहा हूं पहले, एस ब्लॉक हट गया, ध्यान रखना। हाइड्रोजन हट गया। बोले सर नंबर वाले तो हट गए, इनमें तो नंबर आते थे, है? हाँ, ध्यान रखना। अरे ध्यान दो बेटा, फिजिकल की बात करो, स्टेट ऑफ मैटर जो पढ़ा दिया। मैं क्या करूं यार, हट गया था, मैंने तो मेहनत तो खूब करवाई है। मतलब हर बार नीट में 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन बहुत गजब बात सुनना, इसीलिए क्या बेटा, स्टेटोमेटर थर्मोडायनेमिक्स दोनों कनेक्टेड टॉपिक थे, मैंने बोला था चैप्टर कनेक्टेड हैं। स्टेटोमेटर पढ़ेगा तो ही थर्मो समझ में आएगी, बोला होगा। अब अगर कोई मास्टर वास्तव में है तो वो स्टेटोमेटर, अगर नहीं चैप्टर तो भी स्टेटोमेटर में आइडियल गैस इक्वेशन को तो उसको पढ़ाना पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि वो काम आएगी इसमें। इसलिए जैसे ही स्टेटोमेटर में से 2 क्वेश्चन आते थे, थर्मो में 3 आते थे, तो थर्मो स्टेटोमेटर तो हट गया, मतलब वो पार्ट थर्मो में घुस गया, याद रखना। मतलब पहले से भी थर्मो का वेटेज ज्यादा था 3 क्वेश्चन का, याद रखना। अब कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज हो चुका थर्मो का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो अभी चैप्टर चल रहा है। ये नीट में 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया 20 नंबर, 20 नंबर बोल रहा हूं, 20 मार्क्स नीट में। और 20 मार्क्स बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी जो 5-6 स्टूडेंट को खड़ा किया था, सबने बोले उल्टा बोला था, एक लड़की ने सही बोला था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पढ़ लेना, शब्दों का फेरबदल नहीं, शब्दों का फेरबदल तुम्हें फेरबदल कर देगा, ये ध्यान रखना। 20 से उधर 20 हो जाएंगे फिर। तो ये हट गया है, बट इसको पढ़ना है क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन काम आएगी इसकी। ग्राफ वगैरह जो आइसोथर्मल ग्राफ थे ना हमारे, आइसोबारिक वगैरह, वो सारे इसी से कनेक्टेड हैं, इसलिए पढ़ना, उसको पढ़ते रहना थोड़ा थोड़ा। पूरा नहीं बता रहा मैं, तुम पूरे पढ़ो। गैसेस लो है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ये चीजें पढ़ना, क्योंकि इसका बेस वो थर्मो में काम आता है, इसलिए जरूरी है। तो इसको हटाना वैसे तो गलत हुआ, नहीं हटाना चाहिए था, थर्मो रखा तो इसको रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी बात सुनो, सॉलिड आपका हट चुका है,
ध्यान रखना। तीसरी बात सुनो, आपका जो रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री हट चुका है, समझ गए। अब सुनो और बात, फिजिकल के 12th में 2 चैप्टर हट गए, सॉलिड और सरफेस। बहुत गजब की बात। हालांकि मुझे शंका थी इसलिए मैंने 12th में काइनेटिक्स अभी करवाया, जस्ट ही ताजा ताजा। उनको बोला था काइनेटिक्स के हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के नीट में। उनको बोल दिया था कि बेटा जैसे ही सॉलिड और कौन सरफेस अगर हट गया तो याद रखना काइनेटिक्स में से 5 क्वेश्चन मान लेना। पहले भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो गलत होता ही नहीं है, समझ गए। तो ध्यान रखना उसका वेटेज बढ़ चुका है, और इलेक्ट्रो का दोनों का, क्योंकि इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स दोनों रह गए 12th में। 12th में यही तो थे भाई, 12th में 5 चैप्टर थे फिजिकल के, सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और आपका काइनेटिक्स और सरफेस, जिनमें से तुम्हारे पास में 2 हट गए, सॉलिड और सरफेस। तो सॉल्यूशन बच गया, इलेक्ट्रो बच गया और काइनेटिक्स बच गया, 3 बच गए। तीनों का वेटेज बढ़ गया, पहले से भी वेटेज ज्यादा था, 2-2 क्वेश्चन तो पहले से भी आते थे, उनमें काइनेटिक्स में ज्यादा आते थे 3-4, लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गया, तो ध्यान रखना। और आपकी इनऑर्गेनिक में 12th में मेटलर्जी हट गई। क्या हट गई? मेटलर्जी। मतलब देखो, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, स्टेटोमेटर, सॉलिड, सरफेस, मेटलर्जी। अब उधर बात करूं मैं ऑर्गेनिक में, एक तो पॉलीमर हट गया, एक ध्यान रखना डेली लाइफ, पता है ना डेली लाइफ वाला, हाँ, और ये दोनों हट गए। अरे केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, दैनिक जीवन में रसायन है, हाँ, वो भी हट गया, और पॉलीमर जो बहुलक था वो भी हट गया, और एक जो भी सिंपल ही था वो भी हट गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये भी हट गया, समझ गए। इसके अलावा कुछ नहीं हटा। तो यार ये कम है क्या? 3 और 3 6 3 9, मतलब आपके 9 चैप्टर ये कट हो गए आपके। पहले सुन लो, अब पहले आपके सिलेबस में 30 यूनिट्स थी केमिस्ट्री की, उसमें 9 हट गई, मतलब 21 यूनिट बच रही है। और पहले के टाइम पर 30 यूनिट में 45 क्वेश्चन आते थे। अब वो 45 मतलब 5 तो एक्स्ट्रा होते हैं ना, आप तो 45 ही मानो। अब 21 में से 45 आएंगे तो डेफिनेटली मान लेना कि एक एक लाइन को छानेंगे वो एनसीईआरटी की, क्योंकि पहले 30 में से 45 देते थे, अब 21 में 45, मतलब हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मान के चलो। इस 21 2 42 होते हैं, हाँ, तो 2 तो मानना। अब कई चैप्टर के ज्यादा वेटेज है तो ज्यादा ही मानना। जैसे पी ब्लॉक पूरा है 13 से लेकर 18 ग्रुप तक, उसमें पहले भी पी ब्लॉक से 4 क्वेश्चन आते थे अकेले पी ब्लॉक से, अब तो एस ब्लॉक हट गया तो उसका वेटेज उसी में डालेंगे, तो वहां से 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन तो आते थे उसमें डाल देना। मतलब अकेला पी ब्लॉक कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मानना। 5 क्वेश्चन पी ब्लॉक का मतलब होता 25 नंबर, क्योंकि नेगेटिव 5 हो जाए तो 25 हो गए ना, इसलिए मैं उल्टा गिनता हूं, समझ गए। हाँ, तो बहुत बड़ा वेटेज है 1-1 पॉइंट का, इसलिए अब जो वेटेज इधर बढ़ेगा वो मतलब पहले 45, 30 में से 45, अब 21 में से 45, मतलब एनसीईआरटी के अंदर गहरे घुसेंगे, अंदर घुस घुस के तुम्हें क्वेश्चन देंगे, एनसीईआरटी की लाइन में अंदर घुसेंगे, और उस लाइन के अंदर घुस के फिर क्वेश्चन उठाएंगे और वहां से देंगे। और वो घुसने वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ टॉपिक बता रहा हूं इसीलिए कि लैंग्वेज समझ लेना, वो घुसने वाले पॉइंट यही होते हैं जो मैं बोल रहा हूं बार बार, समझ गए। लेकिन मेरी बात पे तुम ध्यान नहीं देते हो, वो दे दोगे टाइम आएगा तब ऑटोमेटिक। हाँ, इसलिए कह रहा हूं 1-1 पॉइंट का ध्यान रखो भाई, इसलिए तुम्हें डीपली स्टडी करनी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यूनिट 21 ही बची है, तो बहुत गहरी स्टडी करो अंदर से, बहुत मतलब एनसीईआरटी के लाइन को घोट डालो यार। बचे 21 यूनिट है,
बचा क्या है तुम्हारे लिए? तो वर्कलोड कम हो गया भाई। 9 यूनिट हटने का मतलब हो गया आपको 1/3 हट गया एक तरह से अपने आप में। अरे 9 30 27 तो 1/3 ही हो गया। 1/3 मतलब 30% मान लो। 30% सिलेबस तो हट गया ना, तो 70% सिलेबस बच्चा, तो यार 30% का वर्कलोड तो कम हुआ। लेकिन वर्कलोड तो कम हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं वो अंदर घुस घुस के मारेंगे लाइन में। जो एनटीए या जो भी बनाएगी पेपर वो अंदर घुसेगा उस लाइन के अंदर, वहां से उठाएंगे। इसलिए तुम बढ़िया मेहनत करें ना, और हर चैप्टर का वेटेज बढ़ा है, ये ध्यान रखना। पहले जो जिसमें से एक क्वेश्चन था उसके 2 मान लेना, अब जिसके 3 थे उसमें 4 मानना। बाकी तो इसका आ जाएगा थोड़े दिनों में पूरा, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक में से आएंगे। मस्त रहिए। बाकी तो हमें पता ही चल गया, बता दिया मैंने। तुम्हारे इनऑर्गेनिक के अंदर वेटेज बढ़ गया, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग दोनों का। पहले भी केमिकल बॉन्डिंग का बहुत वेटेज था, अकेली में से 4 से 5 क्वेश्चन आते थे। अब तो ज्यादा वेटेज हो गया है, क्योंकि एस ब्लॉक हट गया ना उसका पूरा ही पार्ट, इसलिए। समझ गए? इनऑर्गेनिक में ही हटा यार, इनऑर्गेनिक एस ब्लॉक हट गया, हाइड्रोजन हट गया और मेटलर्जी हट गई, इनऑर्गेनिक ही हटे ये। है जी? पता तुम मजे ले रहे हो मेरे, बायो मुझे क्या पता यार। बायो का तो जो सर आएंगे ना वो बता देंगे आपको। हाँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी बात हो गई कि रट्टा मारने वाले चैप्टर हट गए लगभग। ये अच्छी बात हो गई भाई। जैसे मेटलर्जी थी, ये रट्टा मारने वाला था पूरा, सॉलिड था, रट्टाफिकेशन का चैप्टर था। हाँ, और ये नीचे वाले रट्टाफिकेशन के हैं ही, बाकी तो रट्टा मारने वाले नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वेटेज बढ़ेगा चैप्टर का, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चलिए, तुम्हारे लिए वर्कलोड तो कम हुआ ना, तो उसी चैप्टर को अच्छे से करना। चलिए इधर ध्यान दो, अपना टाइम गुजर गया। अब चलिए दोबारा से ध्यान दो, अपने पॉइंट पे आइए। खूब बातें कर ली, 15 मिनट खराब कर दी। खराब नहीं की, बताइए मैंने क्या क्या आने वाला है। हाँ, ये बात तो समझ में आ गई। हाँ, पॉइंट लिखा रहा था मैं तुम लोगों को, मैंने क्या लिखा है? स्टेट फंक्शन लिखा दिया। दूसरा लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दूसरा लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट नीचे वो लिख लेना क्या, यहां लिख देता हूं, पर मोल एंथैल्पी चेंज इंटेंसिव। मतलब इसका मतलब ये हुआ, परमोल समझ गए ना? परमोल का मतलब है डेल्टा एच बाई एन, ये परमोल हो गया, इसको परमोल बोलेंगे अपन। और ये क्या होता है? इंटेंसिव। जैसे मैंने डेल्टा यू बाई एन लिखा था ना पहले इंटरनल एनर्जी में, वैसे अब लिखेंगे अपन डेल्टा एच बाई एन, क्योंकि डेल्टा एच भी एक्सटेंसिव और एन भी एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव, इसलिए। आ गया समझ में? हाँ, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना जो बता रहा हूं। चलूं आगे? क्या क्या बोला वापस सुनो, इतनी देर में मस्ती में थे तुम लोग। दोबारा सुनना। पहला पॉइंट, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है उसका नाम है डेल्टा एच। दूसरी बात, सिस्टम का स्टोर्ड एनर्जी ही है ये। तीसरी बात, मैंने बोला था मैथमेटिकल टर्म्स है, इसलिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं होता, तो चेंज के रूम में इसको काउंटेबल करते हैं। अगली बात, स्टेट फंक्शन होती है। अगली बात, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगली बात, पर मोल एंथैल्पी चेंजेस इंटेंसिव बन जाती है। यहां तक प्रॉब्लम नहीं, ये हर पॉइंट का ध्यान रखना। आगे चलिए। हाँ, अगला पॉइंट, जो एंथैल्पी है, मैंने जैसे आप याद करो, डेल्टा यू को क्या कहा था? नहीं, वो तो मुझे पता है इंटरनल एनर्जी ही है।
मैंने ये बोला था कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड ओनली टेम्परेचर, टेम्परेचर फंक्शन होती है, वैसे ही डेल्टा एच भी टेम्परेचर फंक्शन है, ये ध्यान रखना। मतलब है डेल्टा जो एच होगा ये भी फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का, ये ध्यान रखना मैथमेटिकल टर्म में। मतलब मैं यूं कह सकता हूं डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने कल लिखा था, याद करो। अब देखो आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर का फंक्शन है, इसका मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये क्या हो जाएगी, जीरो, याद आया होगा। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि टी अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, क्योंकि लिखा मैंने अपॉन टेम्परेचर पर डिपेंड है, तो डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, और डी टी जीरो मतलब डेल्टा एच क्या होगा, जीरो। समझ गए। मतलब इस फंक्शन को मैं यूं लिख सकता हूं, मैंने कल लिखा था, याद आया होगा, ऐसे क्या कि अगर डी एच बाई डी पी और मैं टी लिख दूं या मैं कह दूं डी एच, डी डेल्टा भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने स्मॉल चेंज कर दिया यहां, उससे कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान रखना, अपॉन डीवी और यहां भी टी, और बराबर करके क्या करूं मैं, जीरो। याद आए होंगे दोनों पॉइंट कल वाले, मैंने बोला था कल कि बेटा याद करो क्या था, प्रेशर को चेंज किया है और प्रेशर को चेंज करके मैं उसके ऊपर अगर एंथैल्पी चेंज देखूंगा बट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूंगा तो प्रेशर चाहे चेंज हो उससे कोई मतलब नहीं, उस टाइम पे उसकी डी क्या आएगा, ये डेल्टा एच क्या आएगा, जीरो। ऐसे यहां लिखा वॉल्यूम के साथ में भी क्या आएगा, जीरो। बट मैंने ये बोला था, याद करो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता डी एच बाई डी टी और मैं यहां कर देता पी या वी, कुछ भी मान लो यहां पर, तो क्या जीरो होगी, नहीं होगी, नॉट इज इक्वल टू जीरो। समझ गए। तो इसको ध्यान रखना। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना इनको, गलत मत कर देना। तुम कल भी बताई थी बात, कल मैंने डेल्टा यू लिखा था, आज मैंने डेल्टा एच लिखा है, फर्क इतना ही है। हाँ ये ध्यान रखना, ये लिख लेना, कल बताई थी ना मैंने, यहां लिख देता हूं, ये लो, 4 आइडियल गैस, ये कल भी बात हुई थी अपनी, याद आया होगा। रियल के लिए मत यूज करना, आइडियल लिखा हुआ तो ही, ये कल भी मैंने बता दिया था, लिख लेना इसमें 4 आइडियल गैस। और अगर मैं इसको रियल के लिए लिखूं 4 रियल गैस, तो मैंने लिखा था कल, याद करो, कि जो रियल गैस है उसके लिए एच जो है डेल्टा एच, वो किसका फंक्शन होती है, सब वेरिएबल, याद आया होगा कौन कौन, वी पी टी सबका होता है, याद आया होगा, सबका फंक्शन होगा तो जीरो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर मैं इसको उसके लिए लिखूं कि यहां लिख दिया मैंने डेल्टा एच वाई, यहां कर दिया डीपी और यहां कर दिया टी, और अब मैं इसको जीरो करना चाहूं, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये भी तो आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है यहां पे, ये रहा वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर, समझ गए। इसलिए ध्यान में रखना ये नॉट इज इक्वल टू जीरो, बस ये इस वर्ड का फेर है। अगर इसकी जगह आइडियल आ जाती तब ये जीरो हो जाता, समझ गए। तो दोनों पॉइंट लिख लेना, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए। आइडियल के लिए ध्यान रखो, रियल तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा यार, ये पॉइंट आइडियल के लिए है बेस्ट वैसे, कि आइडियल में क्या होता है। चलूं आगे। अब देखो इसमें जो एच है एंथैल्पी, चलो हाँ आगे देखिए। अब ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन आ गया, बाद में करेंगे। हाँ ध्यान दो, एंथैल्पी को मैथमेटिकल टर्म्स बोला था मैंने,
और मैथमेटिकल टर्म्स में इसको हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, H बराबर U प्लस PV के फॉर्म में। बट मैंने अभी अभी बोला कि अकेला H एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है और U की तो होती नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दिया, चेंज फॉर्म में लिखा। और चेंज फॉर्म में क्या लिखा, DH बराबर DU प्लस DPV। समझ गए, ये इस फॉर्म में लिख दिया इसको। अब ध्यान देना, बहुत गजब की बात आ रही है। अगर मैं इसको देखो, ये डी तो है, मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। डेल्टा एच, मैं इसको भी डेल्टा यू लिख सकता हूं, प्लस ये आपको दिख रहा है यहां पर दोनों चेंज आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, पी और वी, इसलिए ध्यान रखना यहां दोनों चेंज आएंगे तो मैं यहां दोनों के लिए लिखूंगा, क्योंकि यहां परसेंटा में यूनिवर्सल फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं, इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पी फाइनल वी फाइनल, ध्यान रखना, माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, दोनों चेंज हो रहे हैं ना यार, पीवी लिखा हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल ही तो करोगे। तो मैंने क्या किया, पीर वी फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, पीर वी, दोनों को चेंज किया है। ये जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास दिख रहा तुम्हें, ये बेटा ध्यान रखना यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हमें काम में लेना है। समझ गए, इसमें तुम्हें ये तो पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन क्या है, सब बता रखा है मैंने, प्रेशर वॉल्यूम फाइनल इनिशियल सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया अपने आप में, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला। यूनिवर्सल फॉर्म का मतलब हो गया अपने आप में, यूनिवर्सल फॉर्मूला बोल दो, फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर पी वी एंड टी ये सबके सब वेरिएबल हैं। क्या है, सबके सब वेरिएबल परिवर्तनशील हैं, सब चेंज हो रहे हैं। समझ गए, आप सोच रहे हैं सर सब चेंज कहां, ये पी वी चेंज हो रहा है, या टी तो चेंज हो ही नहीं रहा। ऐसे कोई, अगर किसी को, कोई नहीं बोलेगा, अगर किसी को पता नहीं चल रहा तो हाथ खड़े करना कि सर यहां इस फॉर्मूले में आपने लिखा पीवीटी वेरिएबल है। क्यों बेटा, तू बताना खड़ी होगी, बताना खड़ी होगी। मैंने यहां लिखा पीवीटी लिखा, मैंने कहा ये फॉर्मूला, इसमें पीवीटी वेरिएबल है, दिख रहा वेरिएबल है। मैं ये पूछ रहा हूं इसमें टी तो है ही नहीं कहीं। टेम्परेचर है, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो भाई। मैंने पीवी तो दिख रहा है वेरिएबल हो रहा है, टी का वेरिएबल है, टी तो टी फाइनल इनिशियल होना चाहिए था ना, इसमें तो है ही नहीं। इसलिए कहता हूं बेटा थोड़ा सा माइंड लगाओ, है ना, बैठ जाओ। आप बताना बेटा। हाँ, कल लिखवाया था ना मैंने कि टी वेरिएबल होगा तभी तो डेल्टा यू वेरिएबल है भाई। आप डेल्टा यू का वेरिएबल कैसे कह दोगे बिना टी के ही, शौक थोड़ी ऐसे कि मन में वैसे बोल दिया। समझ गए, थैंक यू बेटा। अरे दिख नहीं रहा, या मैंने कल लिखाया था कि बेटा डेल्टा यू है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। डेल्टा यू यहां चेंज हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली है कि टी भी चेंज होगा। समझ गए, हाँ। मैं इसलिए तो बोलता हूं थर्मो में लैंग्वेज छुपी हुई है, उस लैंग्वेज को तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा खींच खींच के, है ना, हाँ वही तो मेन है। अब ऐसे तो पूरी बुक्स भरी पड़ी है फॉर्मूले से, उतार लेना, वही कहाँ दिक्कत आ रही है ना। फॉर्मूले सारे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते। हाँ, तुम्हें एक खुशी की बात और नहीं बताई मैंने, अभी एक और बता तुम्हें खुशी की बात, बहुत गजब की बात है। खुशी की बात यह है कि जो चैप्टर कभी, जो यूनिट कभी नीट में पूछी नहीं गई है, कभी नहीं आई, वो इस बार जोड़ दी है। समझ गए, और उसको पढ़ाते भी नहीं लोग, वो आते ही यहाँ मेरे गले में डाल दिया। जेई वालों को मैंने पढ़ाया 12 लेक्चर में, किसको, सोल्ट एनालिसिस, कोई नहीं पढ़ाता उसको, क्योंकि पूरा रट्टाफिकेशन है, पूरी रिएक्शन भरी पड़ी है, इससे ईयर इससे ईयर इससे ईयर, 12 लेक्चर लगे, मुझे दिमाग खराब हो गया। जेई में उसको पढ़ाया, वो जेई में बहुत इंपॉर्टेंट, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेन में क्वेश्चन नहीं आता उसका, जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं उसके सोल्ट एनालिसिस के, तो वो आपके जोड़ दिया है ना।
बड़ी अच्छी बात है। हाँ रियल बता रहा हूं, आपके जेई एडवांस का जो टॉपिक था जो मैंने अभी अभी करवाया 3-4 दिन पहले ही, जस्ट समझ गए। हाँ 12 लेक्चर लगे उसके। वो चैप्टर तुम्हारे, मुझे आशा नहीं थी कि नीट में जोड़ देंगे, लेकिन मैंने आज सिलेबस देखा तो मैंने कहा अरे यार ये क्या हुआ, ये ऐसा अद्भुत नजारा कैसे आया है। हाँ वो जोड़ दिए तुम्हारे। चलिए बट नो टेंशन, मस्त रहिए, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। हाँ है, हाँ रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, ये तीनों चीजें वेरिएबल है। आइडियल गैस का तो मतलब ही नहीं है भाई रियल गैस के लिए यूज करें अपन। अरे बेटा ध्यान दो, है जी। घबरा गए क्या कि सोल्ट एनालिसिस का नाम आती है, शौक लग गया। मैंने कहा ना क्यों शौक लग रहा है, मस्त रहिए। मैं तो ये नहीं बोल रहा, मैं हूं ना, मैंने तो नहीं बोला ये वर्ड बोला ही नहीं भाई। नहीं मैं तो उनको ही मना कर दिया था कि यार मेरे पीछे मत पड़ो भाई, किसी और से करवा लो। आप लोगों को बहुत सारे सारे आर्ट टीचर या केमिस्ट्री के, मस्त रहिए, है ना। हाँ चलो ध्यान दो, वो बाद की बातें बेटा, है ना। हाँ ये बात समझ में आई। ये मैं बोल रहा था, देखो मेरी बात थी कि ये यूनिवर्सल फॉर्म है, इसकी ध्यान रखना। अधिकतर बालक, अब सुनना बहुत गजब की बात है, अधिकतर बालक क्या करते हैं, आपके जो बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डीवी या डेल्टा वी, ये आपकी बुक में लिखा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को यूनिवर्सल मानते हैं, वो इसी को रट्टा मारते हैं, इसी को पढ़ते हैं। ये नहीं है यूनिवर्सल, ये एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर फॉर्मूला है। तुम्हें दिख रहा होगा पी यहां पर, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये ध्यान रखना। मतलब यहां पर पी है वो कांस्टेंट है, उस टाइम पर अपने ये यूज कर रहे हैं। तो जब पी कांस्टेंट होगा तब यूज करना है ये फॉर्मूला। इसमें देखो पी कांस्टेंट है, डी कौन हो रहा है, ये डीवी वी कौन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी। ये तो पी तो क्या है अपना कांस्टेंट है, एक्सटर्नल है, ये ध्यान रखना। और यहां मैं इसको लिख सकता हूं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये एक ही बात है, ध्यान रखना। तो ये अपनी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ, इसलिए बताइए मैंने ये बात। तो यूनिवर्सल तो ये है, समझ गए। तुम्हें वॉल्यूम और प्रेशर सब दे दे, उस टाइम में तुम्हें पूछेगा अगला, या तो डेल्टा एच पूछेगा या डेल्टा यू पूछेगा, एक पूछेगा, दोनों थोड़ी पूछेगा, एक पूछेगा, एक की तो वैल्यू देगा और एक पूछेगा, आराम से निकाल लेना, कहां दिक्कत आ रही है प्रेशर वॉल्यूम देख के। और ये तुम्हें ध्यान रखना, जब प्रेशर को कांस्टेंट करेगा अगला, फिक्स लिखेगा क्वेश्चन में इतना प्रेशर है, तब यूज करना। इतना प्रेशर का मतलब फिक्स कर देगा, 2 एटमोस्फीयर 5 एटमोस्फीयर प्रेशर फिक्स है वो। तो यहां फिक्स थोड़ी है, तो फाइनल इनिशियल अलग अलग वैल्यू आएगी, तो तुम्हें अलग अलग दे दे। मान लो कि इतने से इतना हुआ, अब तुम देखो यार पी तो बुक में तो लिखा हुआ पीडीवी, अरे तो भाई तुम बना लो, दोनों को वेरिएबल कर दो, कहां दिक्कत आ रही है, समझ गए। तो लिख लो, ये लिख के वो लिखना एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले तो ये लिखो पूरा, उसके बाद लिखो वो और फिर उस फॉर्मूले में जो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है, उसकी 3 अलग अलग फॉर्म बनती है अपनी। वो क्या है देखिए, कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट प्रेशर वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। एट कांस्टेंट प्रेशर दाब नियत हो तब तब तुम्हें वो यूज करना है। अपनी एनसीईआरटी की बुक में वही लिखा मोटे मोटे शब्दों में। चलूं आगे, हाँ भाई लिख लिया, नहीं लिखा लिखो। बेटा ये बता रहा हूं मैं कि यहां मैंने लिखा यूनिवर्सल फॉर्म है इसकी, इसमें पीर वीर टी तीनों वेरिएबल है। अब पीर वी तो में दिख गए,
लेकिन हम ये देखते हैं कि यार टी भी सर ने वेरिएबल लिखा है, इसमें कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा टी। टी आएगा नहीं नजर, क्योंकि टी के फॉर्म में कौन आ रही है, डेल्टा यू आ रही है। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू किस पे डिपेंडेड है, टेम्परेचर पे डिपेंडेड है। तो डेल्टा यू अगर टी कांस्टेंट कर देता मान लो मैं, तो ये तो जीरो हो जाती भाई। अगर मैं टी कांस्टेंट कर देता यहां, मान लो सपोज करो मैं पीवी लिखता, टी कांस्टेंट कर दूं, तो ये तो जीरो। नहीं समझे? मैंने लिखा है इससे जस्ट इंटरनल एनर्जी पढ़ाई है, उसमें लिखा रखा टी कांस्टेंट मतलब डी टी जीरो, मतलब डेल्टा यू जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में लिखा रखा, देखना बेटा, कल बताए थे 5 प्रोसेस, उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा होगा। हाँ, तो वहां लिखा रखा डेल्टा यू जीरो है जब टी कांस्टेंट है। तो यहां मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूं, अगर मैं टी कांस्टेंट कर देता तो ये क्या हो जाता, जीरो हो जाता फिर वहां। इसलिए टी वेरिएबल है वहां, तभी तो ये डेल्टा यू है। टी है तभी डेल्टा यू है, नहीं नहीं है। मतलब डेल्टा यू का अस्तित्व तभी है जब टी है। समझ गए बेटा? वो तो पॉइंट है। अब रियल गैस अगर अपन यूज करेंगे, ध्यान देना, रियल गैस यूज करें अपन, मान लो सपोज करो, तो वहां अगर मैं टी को कांस्टेंट कर दूं रियल गैस के लिए, मान लो, क्योंकि अपना इक्वेशन क्या रियल गैस के लिए पीवी बराबर एनआरटी है, तो अगर मैं टी को कांस्टेंट कर दूं वहां पे, क्योंकि पीवी टी कांस्टेंट करती है, एनआर तो कांस्टेंट हो गया ऑटोमेटिकली, तो टी कांस्टेंट पीवी कांस्टेंट हो गया। तो पीवी पीवी कांस्टेंट वैसे नहीं हुआ, वो एनआरटी जो कांस्टेंट हुआ उसके बराबर क्या लिखा मैंने, तो बॉयल्स रूल फॉलो हो गया। अब बॉयल्स रूल कौन है, गैस लो है। गैस लो कौन है, आइडियल गैस। इक्वेशन पे फॉलो होता है, रियल पे थोड़ी होता भाई। समझ में आई क्या मेरी बात? समझ गए? तो वहां से अगर अपन देखेंगे तो वहां अपने पास में पीवी तो मतलब एनआरटी तो कांस्टेंट हो गया। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए टी को कांस्टेंट करूंगा, तो फिर इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टी का। तो टी कांस्टेंट होते डेल्टा टी, टी में चेंजेस क्या आएगा, जीरो। अब टी में अगर चेंजेस जीरो आ रहा है तो डेल्टा यू भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि वहां पर इनिशियल फाइनल दोनों का जो अपन डिफरेंस यूज कर रहे हैं वो तो जीरो हो गया। इसलिए समझ गए? नहीं समझे? अरे बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ, नहीं, अगर टी कांस्टेंट करूं मैं रियल में, हाँ, कौन, हाँ, रियल के लिए जीरो नहीं होगा, रियल के लिए नहीं होगा। लेकिन अपन दोनों के लिए यूज करें, मान लो कुछ जरूरी थोड़ी है, रियल और आइडियल दोनों के लिए यूज करें तब। हालांकि मैन अपन रियल के लिए यूज करते हैं इसको, मैन तो रियल के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं आइडियल के लिए भी मान लो सपोज करो कि उसमें आइडियल गैस लिख दी मैंने, उस टाइम पे क्या करो फिर, तीनों वेरिएबल होंगे। तब वो मैन स्पेशल कंडीशन इसलिए क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहां, ऊपर नाम पढ़ो बेटा। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सबके लिए हो गया, वो अकेला थोड़ी है। अब आ गया समझ में? हाँ यूनिवर्सल इसीलिए तो लिखा मैंने भाई। अगर मान लो मैं ऐसा लिखता फॉर आइडियल, तब तो आइडियल के लिए हो जाता फिर वो तो, लेकिन मैंने ऊपर लिखा फॉर यूनिवर्सल, इसका मतलब सबके लिए है, तब अपन यूज कर रहे हैं। हाँ भाई चलो आगे बेटा। अब ध्यान देना, देखो अपना क्वेश्चन ये था, अभी अभी बात की थी हमने क्या, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ऐसा था क्या? अभी पी डीवी भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज मत हो ना। ऐसे स्मॉल चेंज लार्ज चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं उससे। समझ गए? ये अपनी इक्वेशन थी बेटा, अभी अभी अपन ने ये इक्वेशन लिखी थी। इस इक्वेशन के अंदर आपको सबको पता है कि ये किसके ऊपर ली थी मैंने, पी कांस्टेंट लिया था, तब लिया था, यही तो था। अब सुनना, इसके ऊपर मैं 3 इक्वेशन कर रहा हूं। हाँ, एक तो है, 3 लिख देता हूं पहले,
हाँ बेटा ध्यान दो, ध्यान देना सभी। पहली ये पॉइंट्स है थ्योरेटिकल पॉइंट्स स्टेटमेंट के लिए, इसलिए ध्यान रखना। नो केमिकल रिएक्शन अकर, नो केमिकल रिएक्शन अकर मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, और नो केमिकल फेज या नो फेज चेंज, इन ड्यूरिंग प्रोसेस। मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं यहां, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही हो और फेज भी चेंज नहीं हो रहा हो, मतलब अभिक्रिया भी नहीं हो रही हो और फेज भी चेंज नहीं हो रहा हो। समझ गए? मान लो गैस है, सपोज करो, उसके अंदर 2 मिक्स कर दिया आपने, कोई रिएक्शन भी नहीं हो रही है और उसका फेज भी चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, मतलब लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, सॉलिड है तो सॉलिड। मान लो अपन ने फिक्स कर दिया, न तो उसमें फेज चेंज कर रहे हैं न कोई रिएक्शन हो रही है उनके अंदर बीच में। उस कंडीशन के अंदर 2 बातें लिखी है मैंने, समझ गए क्या? मैंने लिखा है नो केमिकल रिएक्शन अकर, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और दूसरा लिखा है नो फेज चेंज इन ड्यूरिंग प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के दौरान कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। ये लिखा मैंने, फेज समझते ना? हाँ वही, बिल्कुल समझ गए। तो इस दौरान ये जो मैंने बात लिखी है, इस टाइम पर तुम्हें अच्छी तरह बताया, ध्यान दो बेटा। आपका इक्वेशन क्या है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब तुम्हें पता पी डेल्टा वी, पी तो कांस्टेंट और वी, क्योंकि जब फेज चेंज नहीं हो रहा तो वी भी कांस्टेंट हो गया। भाई फेज अगर हम चेंज ही नहीं करें, सुनना माइंड ले, थोड़ा सा इसमें यहां भी कॉन्ट्रोवर्सी आएगी आगे वाले टॉपिक में, इससे रिलेट है वो, इसलिए बता रहा हूं। क्योंकि फेज चेंज नहीं हो रहा तो वी, मान लिया हमने वी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट हो गया, लेकिन कई बार फेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, उस दौरान भी याद रखना वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर मैंने कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो उस दौरान फेज को चेंज कर दिया मैंने, तो वहां उस दौरान केमिकल रिएक्शन उस वॉल्यूम में तो हो रही है जितना अपने वॉल्यूम लिया है उसका। मान लो मैंने कोई वॉल्यूम ले लिया, सपोज कर लो, और वहां मैंने रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मान लो मैंने फेज चेंज कर दिया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो उस वॉल्यूम में ही तो है वो, तो उसका वॉल्यूम चेंज थोड़ी हो गया, वहां वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही हो गया। बात समझ में आ गई? इसलिए दोनों बातें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं सोचना कि यार फेज चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वी कांस्टेंट, फेज चेंज होते ही वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, ऐसा सोचना गलत है। बात समझ में आई मेरी? मैंने 2 बातें बोली हैं, आराम से सुनना। दोबारा से मैं बोल रहा हूं बेटा कि जब तुम्हारे पास में फेज चेंज नहीं हुआ, आपने जिस कंटेनर में जो भी भर रखा है तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स ही है, तो वॉल्यूम चेंज थोड़ी हो गया। फेज चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, फिक्स ही हो गया। समझ गए? सुनना अभी, अगर आपने फेज चेंज नहीं किया तब बता रहा हूं मैं, तो तब तो वॉल्यूम तो फिक्स ही है। वो तो फेज चेंज कर दिया तो भी क्या होने वाला, वॉल्यूम तो वही रहेगा। बात समझ में आएगी? क्योंकि उसी वॉल्यूम में तो है भाई, आपने चेंज थोड़ी किया कंटेनर, आपने वही रखा, कंटेनर तो वही है। तुम लोगों ने फेज चेंज कर दिया हो मान लो, और फेज चेंज नहीं किया हो मान लो, तो कर दिया तो कर दिया, तब भी वॉल्यूम तो वही रहेगा, और नहीं किया तो नहीं किया, तब भी तो वॉल्यूम वही है। वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं, मतलब वी कांस्टेंट हो गया। मतलब पेज चेंज हो चाहे न हो, वी कांस्टेंट है, एनी प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है, इसलिए यहां इस इक्वेशन को मैं क्या लिख दूं, यहां पे जब ये बात लगेगी हमारी लागू होगी, तो बेटा याद रखना क्या लिखूं मैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस इस पीवी तो है, पीवी की जगह एनआरटी लिख दूं, लिखूंगा, क्योंकि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। अब सुनना तुम लोग बहुत अच्छे से, गौर से, माइंड में, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है,
मान लो मैंने इसको आइडियल गैस ही मान लिया, आइडियल गैस तो होती तो नहीं है, लेकिन मान लो आइडियल गैस नहीं होती है, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए भाई आइडियल गैस तो है ही नहीं, अपन कहां से लाए, लेकिन हम मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल प्रोसेस तो आइडियल ही होते थोड़ी है दुनिया में, वो तो आइडियल है, समझ गए, सपोज ही तो करें हम। मान लो यहां, इसका मतलब जब ये दोनों बातें नहीं हो रही हैं उस गैस के लिए, तो भैया एनआरटी हो गया कन्फर्म पीवी की जगह। अब सुनना, अरे भैया आइडियल गैस इक्वेशन नहीं होती क्या, पीवी बराबर एनआरटी। अब ये जब दोनों बातें नहीं हो रही यार, जब इसको कांस्टेंट कर रहा हूं सुन ढंग से सुनना, पी और वी, पी तो पहले से ही कांस्टेंट है भाई, और वी भी क्या कर दिया मैंने कांस्टेंट, जब फेज चेंज नहीं हो तो वी कांस्टेंट हो गया। अब सुनना खास बात, टी, क्योंकि मोल तो वही है, गैस तो वही भरी हुई है, लेकिन टी तो चेंज हो ही सकता है। अरे टी तो चेंज हो ही सकता भाई, समझ गए, कोई गारंटी थोड़ी रखी है कि जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसके बाद में चेंज तो हो सकता है, टेम्परेचर चेंज तो कर ही सकते हैं अपन, कोई ये थोड़ी कि मना करते हैं टेम्परेचर के लिए कि नहीं भाई टेम्परेचर चेंज मत करना, या अपन रूल गैस रूल फॉलो करते हैं तो टी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, अपने को पता टी चेंज कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, अरे मैं ये लिख सकता हूं ना इसको, डेल्टा यू प्लस एन आर तो है ही, और डी टी, नहीं ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं होता है। देखो अगर अपन ध्यान दो, अपन क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, पीवी बराबर क्या था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स रूल, तब टी कांस्टेंट था बॉयल्स रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कोई आगे की ओर अपने पूरे इसको कंप्लीट को यहां पे पीवी कांस्टेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स तो क्या थे हमारे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स तो भाई गैस तो हमने फिक्स है कि तो ली है, गैस तो उस कंटेनर में ही है, जो हमने गैस ली उस कंटेनर के अंदर ही तो है, तो उस गैस का टेम्परेचर हमने मान लो यहां पर पीवी तो कांस्टेंट कर दिया, गैस भी वही कांस्टेंट, ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन टी तो चेंज कर सकते हैं हम खुद, वैसे तो उसके ऊपर तो कांस्टेंट ही है, जिस पे हमने स्टार्ट किया, जिस पर हमने स्टार्ट किया वहां तो कांस्टेंट ही है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी उसका टेम्परेचर चेंज तो कर ही सकते हम भाई। अगर मान लो मैं वहां से ले जाकर उसको कहीं और जगह सेट कर दूं उस कंटेनर को, मान लो टेम्परेचर जहां पे पहले टेम्परेचर उसका अलग था और दूसरा जगह उसको शिफ्ट करूंगा, टेम्परेचर अलग होगा, तो डेल्टा टी तो चेंज तो होगा ही, टी एक जगह T1 एक जगह T2 है, तो चेंज नहीं हो सकता टेम्परेचर, टेम्परेचर आइडियल गैस को अगर फॉलो करते हैं तब तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तब तो टी कांस्टेंट है वहां अकॉर्डिंग टू बॉयल्स रूल, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स रूल तो टी क्या हो गया, पीवी कांस्टेंट होता है, टी कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ये एन और टी कांस्टेंट होगा पीवी में। अरे भाई हम लोगों ने पढ़ा नहीं क्या, उस टाइम पे टी कांस्टेंट था, पीवी कांस्टेंट नहीं लिखा अपने, P1 V1 बराबर P2 V2, तो पीवी बराबर कांस्टेंट था, लेकिन वो कब था, जब पी और वी वेरिएबल था तब था। अरे पीवी बराबर कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट किसके बराबर था, टी के बराबर था। यार मैं ये कह रहा हूं इधर ध्यान देना, आपने ये लिखा पीवी बराबर एनआरटी लिखा ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आप ये लिखते हो कि नहीं मुझे तो ये बताइए, लिखते हो क्या, पता है ना, ये इसका मतलब ये कांस्टेंट कौन है, टी कांस्टेंट ही तो है, यही तो है। अरे यहां ये कांस्टेंट आ रहा है, ये टी और एन दोनों कांस्टेंट है, उसके ऊपर ही तो पीवी वेरिएबल होगा, बॉयल्स रूल पढ़ा ना, हाँ, तो यहां तो ये दोनों वेरिएबल है बेटा, उस कंडीशन में हमने एन और टी को कांस्टेंट किया था, अभी यहां तो मैं वेरिएबल थोड़ी कर रहा हूं, यहां वेरिएबल कर रहा हूं, यहां पी और वी को कांस्टेंट कर रहा हूं, बॉयल लॉ नहीं है। अरे बॉयल्स लॉ में तो पी और वी यार वेरिएबल थे, तभी तो आप लोगों ने ये लिखा था P1 V1 बराबर P2 V2, ये क्यों लिखा था, टी एंड एन कांस्टेंट था तब लिखा था, तो यहां क्या हो रहा है, पीवी कांस्टेंट हो रहा है यार, तो पीवी कांस्टेंट होगा, टी चेंज नहीं होगा है, तो फिर मैंने बॉयल्स लॉ थोड़ा लगाया है, अगर मैं बॉयल्स लॉ लगाता तो वो तो वहां लगा दिया पहले समझ गए, उसका जस्ट उल्टा है बॉयल्स लॉ का अपोजिट, इसलिए मैंने क्या किया, यहां एनआर dt किया है, dt का मतलब T2 माइनस T1, यहां अब ध्यान रखना मैंने इसीलिए
क्योंकि देखो मैंने NRDT ये पीवी की जगह लिखा, मैंने पीवी की जगह क्यों लिखा, क्योंकि पीवी कांस्टेंट हो गया इसलिए लिखा मैंने उसकी जगह। समझ गए? अरे भाई पी तो पहले से कांस्टेंट था ये लिखा हुआ, और मैंने वी फेज चेंज नहीं किया। ये तो मैंने वी की कारण तो पहले ही बोल दी कि चाहे मैं वी फेज को चेंज करूं चाहे न करूं वी कांस्टेंट है, मैंने बोला ना अभी। तो पीवी कांस्टेंट हो गया, और पीवी कांस्टेंट तो टी थोड़ी होगा वहां, पीवी कांस्टेंट टी थोड़ी होगा। बात समझ में आई होगी मेरी, इसलिए समझ गए। दूसरी बात बता दूं मैं तुम्हें, अगर याद नहीं है तो याद करो, तुम ओपन कंटेनर था, ओपन कंटेनर में पी और वी दोनों कांस्टेंट थे, और वहां टी कांस्टेंट नहीं था बेटा, इसलिए मैंने लिखा था एंटी कांस्टेंट। भूला मत करो यार, एंटी कांस्टेंट। तुम्हें हर तरीके से समझाने की बात करो, मैं कोशिश कर रहा हूं समझना। मैंने वहां लिखा था ओपन कंटेनर में एंटी कांस्टेंट, मतलब N1T1 बराबर N2T2। याद आया होगा अब तो कंफ्यूज नहीं हो ना। हाँ अब यार तुम, मैं वही तो कह रहा हूं, तुम समझने की कोशिश करना, मैं हर तरीके से समझा दूंगा, समझना। लेकिन बस ये है लिंक, इसीलिए मैंने बोला ना कि पूरा किससे लिंक्ड है, स्टेट ऑफ मैटर से। इसलिए स्टेट ऑफ मैटर को हटाना एक गलत कदम है उनका, कोई बात नहीं। फिर बोल रहा हूं, पीवी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा। मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि मैं कंटेनर चेंज भी कर दूं, याद आया होगा आपको, कंटेनर वो भी रख दूं मैं चेंज भी कर दूं, मैंने बोली होंगी दोनों बातें, याद आया होगा। हाँ, कंटेनर चेंज कर दूं तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड है चेंज करने पे, लेकिन अपन कंटेनर चेंज नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो वॉल्यूम तो वही है जो है उसका। बात समझ में आ गई? पी हमने पहले से कांस्टेंट कर ही रखा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहां पर, NRDT लिख दिया सीधा सीधा। है जी? अरे यार ये क्या रामायण चल रही है भाई। समझ गए? अब आगे और देखो यार, फटाफट टाइम हो रहा है, क्योंकि चैप्टर अपन किसका ही नहीं रहे आगे की ओर, एक ही टॉपिक में उलझे पड़े हैं। इधर ध्यान दो आगे। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये इक्वेशन तुम्हें कब लगानी है ये बता रहा हूं अब। ये इक्वेशन उस कंडीशन लगानी है जब तुम्हें पी वी कांस्टेंट दे दे क्वेश्चन में, और टी वेरिएबल दे दे, और किसी एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी हो, तब लगानी है ये। एक एंथैल्पी की वैल्यू देगा और एक पूछेगा, समझ गए मेरी बात को? मतलब एक की वैल्यू देगा और एक पूछेगा, डेल्टा एच या डेल्टा यू में से एक दे देगा, और टेम्परेचर तुम्हें वेरिएबल देगा उस कंडीशन में, पीर भी तो कांस्टेंट कर देगा अगला। तो तुम सोचो यार ये कौन सा इक्वेशन है, तो बताया नहीं कभी लाइफ में, ये बताया था यार, लिखा बकायदा है ना। हाँ तो ध्यान रखना, सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट, पहले इधर लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं। अब लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन अक्कर, CA ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन हो रही हो। अब तुम यार अच्छी तरह जानते हो, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, इसमें बहुत समझा दिया मैंने। अब ध्यान दो, अगर केमिकल रिएक्शन होंगी तो यार रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेंगे, और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेंगे तो तुम्हें अच्छी तरह पीवी बराबर एनआरटी तो होना ही है, और प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्टेंट से तो मोल चेंज होंगे, पक्का है। क्योंकि यार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब डेफिनेटली है जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो चेंज तो होंगे ही। इसलिए मैं क्या लिख दूं इसकी जगह, यहां डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस, यहां पीवी की जगह क्या कर दूं मैं, डेल्टा एन गैस आर टी। समझ गए? अब टी कांस्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में टेम्परेचर तो फिक्स ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि हर बार अपन चेंज करते चलेंगे यूं डांस करते हुए, है कि 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री ऐसे। रिएक्शन जो होगी वो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होगी भाई, समझ गए ना मेरी बात। तो वहां टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं यहाँ, याद रखना ये डेल्टा एन जी। इसलिए ये इक्वेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन,
और इसके ऊपर तो क्वेश्चन कई बार पूछे गए PYQ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना बेटा। कहां गए स्टार, ये रहा, है ना, हाँ इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आगे देखो, इसमें एक बात लिखी हुई है, ये वाली कौन सी, डेल्टा एन गैस, ये क्या है समझ गए होंगे। प्रोडक्ट के मोल कौन से, गैसियस, समझ गए। प्रोडक्ट के गैसीय मोल, हिंदी में लिखता हूं, ये लो, गैसीय मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसीय मोल। समझ गए क्या, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ ए रिएक्टेंट, बट याद रखना गैसियस, हाँ ये ध्यान रखना। आ गया समझ में, मतलब है प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के घटाने हैं, समझ गए, तब तुम्हारे पास में डेल्टा एन गैस आएगा। RT तुम्हें पता है, डेल्टा यू डेल्टा एस पता है, ये ध्यान रखना है। तीसरी एक और बात, फेज चेंज इन ड्यूरिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान, जो प्रोसेस होगा उसके दौरान फेज चेंज हो रहा है, तो मैंने बोला था बेटा फेज चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कांस्टेंट डी है, समझ गए होंगे, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डीवी क्या हो जाएगा, 0। अब सुनना ही, हालांकि ये यूज नहीं करते, तुम इधर इधर खोपड़ा खपा रहे हो, मुझे पता है, हाँ मैं समझ गया, मुझे पता है, यहां से आप कनेक्ट हो गए, जो पढ़ रहे हैं मेरी बात को सुन रहे हैं, वो मेरी हर बात को सुनते हैं, तो उनके माइंड में, तुम्हारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है ना, वो मेरे माइंड में पहले आ जाता है कि क्या पूछोगे अब। मुझे पता है तुम लोगों ने सोचा कि सर डेल्टा वी कांस्टेंट किया, तो आप कह रहे हो कि 0 हो गया, इसका मतलब डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो गया, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, मतलब वी कांस्टेंट कर रहे हो, यहाँ तो आपने ये बात कर दी, मतलब आप ये कह रहे हो कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू हो गया, ऐसा कहना चाह रहे हो। यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां इधर ध्यान दो, बहुत गजब की बात ये मैंने यहां यही लिखा, फेज चेंज इन ड्यूरिंग प्रोसेस, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, समझ गए, सिर्फ फेज चेंज हुआ है, रिएक्शन नहीं हो रही है। उधर क्या हुआ है, न तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, न ही फेज चेंज हो रहा, तब यूज हुआ वो, तब पीवी को मैंने क्या कर दिया, वहां कांस्टेंट, उसकी जगह क्या कर दिया मैंने, सीधा एनआरटी, समझ गए, ध्यान रखना। मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर ये कहानी पूरी, ऐसे मैंने मन से नहीं लिखा है कि मन में आ गया लिख दिया चेप दिया, इसलिए थर्मो में कहता हूं कि हर बात के पीछे लॉजिक होता है, ऐसे चेपी नहीं जाती बात की, ले ली चेप दी, है ना, हाँ। तो ये ध्यान रखना, जब कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई फेज चेंज नहीं होगा, उस टाइम पे पीवी बराबर एनआरटी लिखेंगे हम, ये ध्यान रखना है। तब मैंने यहां पर ये लिखा, टी हमेशा क्या होगा, उसका पीवी तो कांस्टेंट हो गया, तो टी चेंज करेंगे उस दौरान। लेकिन जैसे मैंने फेज चेंज कर दिया, रिएक्शन तो नहीं हो रही, फेज चेंज किया मैंने ओनली 4, और फेज चेंज का मतलब यहां ये भी ध्यान रखना, खास बात इंपॉर्टेंट, क्यों, अब सुनना अच्छी तरह, यहां भी ये फेज चेंज करने का मतलब, यहां ये स्पेशल कंडीशन ही है, इसलिए मैं स्पेशल के लिए लिख रहा हूं, सबके लिए यूज नहीं होती है हर जगह। ये सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, बस, मतलब ऐसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, उसी के लिए लागू होगी, अदरवाइज नहीं, ये ध्यान रखना। गैस लेते तो फिर आपका चेंज हो जाएगा, पीवी बराबर गैस लोगे ना, तो उस दौरान तो फिर अगर मैं इसमें गैस ले लूंगा तो फिर तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करने लग जाएगी, इसलिए वो नहीं लेना। तो याद रखना, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, उस दौरान हमें फेज चेंज किया, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में, तब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, तो डेल्टा वी क्या कर दूंगा मैं, 0, और डेल्टा वी को 0 करते डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा यू के। अगर किसी को पता नहीं चल रहा तो यहां से देख लो, डेल्टा वी की जगह क्या किया मैंने, 0, वी कांस्टेंट होते ही, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो गया, ये रहा ये, बट किसके लिए, ओनली फॉर सॉलिड टू लिक्विड। लिख लो फटाक से, फास्ट, क्योंकि 3 बातें और लिखूंगा अभी, तुरंत लिखो फटाफट, इसको पूरा करूं यार, पूरा पीरियड खा गए रे, 1.5 घंटे क्लास खा गए यार तुम लोग, जबकि किया कुछ नहीं अभी, जल्दी करो जल्दी करो।
यार चैप्टर किसक नहीं रहा, आनंद नहीं आ रहा चैप्टर में, थोड़ा किसके भगे। ये भी हो सकता है कि मैंने स्पीड धीरे कर दिया आजकल, ये भी हो सकता है, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, फिर तुम लोगों में बोलेंगे तेज बढ़ा रहे हैं सर, है। यार मैं इतना तेज तो नहीं पढ़ा था, ये एक ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है सभी को, आपको ही नहीं, सभी को आ रही है। इसका मतलब यूं लगता है कि मैं पढ़ाता तेज ही हूं, लगता है ऐसा मेरे को भी, क्योंकि एक क्लास कहते तो मान ले, लेकिन सारी क्लासों की एक ही शिकायत कि सब कुछ बढ़िया है, एक ही कमी उनमें। वो कल सेंट्रेट ने कहा था मुझे कि सर आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी स्पीड आप डाउन कर दो। मैंने कहा सर आप कितनी डाउन करूं, बोले बहुत फास्ट बढ़ा रहे हो। और वही शिकायत जेई वालों की आ गई, बोले सर बहुत फास्ट बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा अरे नालायक को, तुम्हारे जनवरी में तो एग्जाम है, तुम्हें फास्ट लग रहा है। हाँ जनवरी में जेई मैंने की फर्स्ट अटेम्प्ट, मेंस की एग्जाम, तुम्हें फास्ट लग रहा है, थोड़ी बहुत ही शर्म नहीं है ये कहती है। उनको चल रहा मोल, मोल 3 क्लास में एंड कर दूंगा उनके, 4 क्लास लास्ट। चलो हो गया, लो जी, अरे टाइम हो गया, जल्दी करो 10 मिनट और है। मैं कह रहा हूं मेरे को अभी 3 बातें और करवानी है, मेरी कंटिन्यू क्लास है बेटा। तो नोट्स नहीं बना दी क्या, नोट्स ही गए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ बेटा चलिए, लो जी, रुकूं, लिख लो लिख लो, चले भाई, मस्त है तू, कहाँ चला गया, अच्छा यही अभी। हाँ भाई, अब देखो अभी अभी एक क्वेश्चन आई थी बेटा, कौन सी, मैंने बीच में एक इक्वेशन लिखाई थी, क्या जब केमिकल रिएक्शन हो रही हो उस टाइम पे अपनी इक्वेशन आई है ये वाली, डेल, ये पेन नहीं लेंगे, ये लेंगे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये इक्वेशन अभी ली थी अपन लोगों ने, याद आया होगा। इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो इसकी देखो 3 कहानियां चलेगी अलग अलग, और वो 3 कहानियां तुम सबने पढ़ रखी है वैसे तो, कौन सी कहानियां याद आ गई होंगी, नहीं आई, आ जाएगी तो अभी। हाँ देखो 3 कौन कौन सी हैं, एक तो है तुम्हें याद आया होगा, फर्स्ट कहानी डेल्टा एन जी बराबर 0, सेकंड कहानी डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, और थर्ड कहानी डेल्टा एन जी लेस देन 0। आप समझना, जब मैं डेल्टा जी मतलब एन जी गैस से जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का जो मोल निकालूंगा वो 0 कर दूं, तो अपनी इक्वेशन में वहां मैं 0 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब क्या आएगा अपने पास में, गजब की बात, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कन्फर्म। अगर मैं इसकी बात करूं सेकेंड प्रोसेस में, तो देखो डेल्टा एन की वैल्यू में 0 से ज्यादा, इसका मतलब डेल्टा एन गैस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव हुआ, समझ गए।
और पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब हुआ, ध्यान देना, डेल्टा एच ज्यादा होगा डेल्टा यू से। प्रॉब्लम किसी को? अगर मैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव करूं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ये डेल्टा यू में जुड़ेगी तब इसके बराबर आएगी। इसका मतलब छोटा हो गया किससे? डेल्टा एच से। वही मैंने लिखा है। अगर मैं ये करूं तो यहां तुम समझ गए होंगे, डेल्टा एन गैस क्या होगा? नेगेटिव। और जब नेगेटिव वैल्यू करेंगे तो तुम्हें पता है डेल्टा एच लेस देन हो जाएगा डेल्टा यू। समझ गए तीनों बातें? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया, सपोज करो तुम्हें बोल दिया ये वाली इक्वेशन H2 गैस प्लस I2 गैस, और ये बना रहे हैं ट्वाइस HI गैस। तो तुम्हें अच्छी तरह पता है 2 में से 2 गए तो कितना बचा? देखो डेल्टा एन जी, 2 माइनस 2 बराबर 0 बच गया। इसका मतलब देखो यहां 2 ये रहे और 1 रे 2 ये रहे, तो 2 माइनस 2 क्या है? 0। इसका मतलब यहां तुम्हारे पास में इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू आएगा। ऐसे क्वेश्चन खूब बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तुम्हें रिएक्शन लिखेंगे बाकायदा 4 ऑप्शन में और ऊपर लिख देंगे इनमें से कंडीशन, और पूछेंगे कौन सी रिएक्शन फॉलो करे इनमें से। तो तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा कि 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग देखोगे। ऐसी और भी आएगी। जैसे इसकी बात करूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे, पॉजिटिव है, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो। तुमने ले लिया मान लो ट्वाइस SO2 प्लस O2, और ये बना रहा है ट्वाइस SO3, गलत लिख दी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, PCl5, ये बना रहा है PCl3 प्लस Cl2, ये लिख दी मैंने। क्या बना रहा है? PCl5 PCl3 प्लस Cl2। ये ध्यान रखना है गैस है सब, बिना गैस के यूज नहीं होगा, गैस होगा तभी यूज होगा, ये ध्यान रखना है स्पेशल। तो यहां देखो तुम डेल्टा एन गैस कितना आ रहा है? 1 रे 1 2 माइनस 1 बराबर 1, प्लस का 1 आ गया। इसका मतलब इस रिएक्शन में डेल्टा एच ज्यादा होगा किससे? डेल्टा यू से। ये लो जी। अगर मैं इसकी बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखो यहां पर N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस क्या बनाएंगे? ट्वाइस NH3 गैस बनाएंगे। तीनों गैस है। अगर तुम्हें डेल्टा एन गैस फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे? 2 माइनस 4 बराबर -2, -2 आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब डेल्टा एच कम होगा डेल्टा यू से। समझ गए? तो ध्यान में रखना ये इस रिएक्शन पे है। ये मतलब है क्या है? ये केमिकल रिएक्शन हो रही हो तब। ये ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तब। ये एंथैल्पी का काम मेरी ओर से खत्म है। अभी हमने डेल्टा एच पढ़ा है। डेल्टा एच के लिए आगे हमारे पास में थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हीट ऑफ रिएक्शन जो आएगी वो अलग है, वो भी बताऊंगा, आगे की बात है। ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती है, इसलिए पहले इसको बताना जरूरी था। चलो करो जल्दी। आज तो कम ही पढ़ा है यार। कितना पढ़ाया? 2 एक पेज पढ़ेंगे आज तो। एक ही पेज पढ़ाया क्या है? 3 पेज ही पढ़ाए? अरे कुछ नहीं पढ़ाया आज तो। समझाने ज्यादा लग गया ऐसे लग रहा मेरे को। समझाना तो क्या करूं यार,
भाई तुम क्वेश्चन पूछोगे तो बताना पड़ेगा मुझे, फिर मैं यूं थोड़े को दूं, नहीं नहीं बाद में देखेंगे। ऐसे तो कह नहीं सकता मैं, इसलिए टाइम लग जाता है। कोई नहीं, नो टेंशन, अच्छा ही पढ़ाऊंगा, मस्त रहिए। चाहे 2 लेक्चर और लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास मेल आ जाएगी, आ जाने दो। यहाँ सिस्टम और है, अगर ज्यादा लेक्चर ले लेते हो डिले की मेल आ जाती है कि भैया आप डिले हो चैप्टर में। हाँ चलो कोई नहीं, अब टाइम हो गया, नेक्स्ट देखेंगे कल, है ना, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले पीरियड लग जाएगा, इसलिए फायदा क्या। क्या हो गया अपना, वापस एक बार देख लेते हैं, यहां से स्टार्ट किया था। ये हो गया, देखते रहना, अगर किसी का वो छूटा हो तो उतार लेना। ये पता ही है ना। हाँ, इसको माइंड में रखना है, तुम्हारे लिए सौगात है ये। हाँ यार, सौगात है, 9 चैप्टर हट गए, इससे बड़ा सौगात क्या होगा। और है 30 चैप्टर पढ़ने पड़ते, 21 पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हारे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए मुझे तो पढ़ाने पड़ेंगे भैया। एंथैल्पी का ये हो ही गया था, ये तीनों बातें हो ही गई, ये अपना हो ही गया बस। और क्वेश्चंस हैं वो कल करेंगे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन जोड़े आज।